हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का न्यूज पॉइंट में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी का गोरखपुर दौरा, करोड़ों की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। गोरखपुर खाद कारखाने का किया लोकार्पण। राहुल गांधी का लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव, किसानों के मुआवजे को लेकर करना चाहते हैं चर्चा। मृतक किसानों के लिए मुआवजे की मांग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दूसरा पंजाब दौरा, जालंधर और करतारपुर का भी करेंगे दौरा। अनुसूचित जाति के लोगों से करेंगे संवाद। कोरोना पर राजस्थान सरकार की बैठक, पीसीसी में होगी अहम बैठक, सभी मंत्री रहेंगे मौजूद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गोरखपुर के दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी ने गोरखपुर में 9,650 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने गोरखपुर खाद कारखाने, एम्स और आरएमआरसी का लोकार्पण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। बता दें कि संसद सत्र के दौरान आमतौर पर हर मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है। हालांकि पिछले हफ्ते ये बैठक नहीं हो पाई थी। वहीं 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा के लिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के मुद्दे पर स्थगन नोटिस दिया है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने अरुणाचल प्रदेश और डोकलाम में चीन की तरफ से गांव बसाने के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन का नोटिस दिया है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा देने के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। राहुल गांधी ने किसानों के मुआवजे को लेकर चर्चा की मांग की है। वहीं आज बढ़ती महंगाई के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस संसद घेराव करेगी। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। मंगलवार को शिवसेना के सांसद संजय राउत की दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मुलाकात होगी, जबकि बुधवार को वो पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलेंगे। बता दें कि बीते दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब ये कहा कि यूपीए क्या है और यूपीए कुछ नहीं है, तो शिवसेना ने उन्हें जवाब दिया था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि कई राज्यों में कांग्रेस का आधार है। कांग्रेस के साथ हम सब मिलकर काम करें तो एक अच्छा फ्रंट बनेगा, जहां सब लोग एक साथ रहे, और इसका आदर्श उदाहरण महाराष्ट्र है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को पुणे पहुंचे। यहाँ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मंगलवार को पुणे एयरफोर्स स्टेशन में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और हौसला अफजाई भी करेंगे। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में कहर बरपा रहा है। इसी बीच मंगलवार को आर्मी जनरल चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि नए वेरिएंट्स का उभार और दोबारा मामलों का बढ़ना ये दिखाता है कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। इसी बीच सोमवार को मुंबई में 2 और लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 23 हो चुकी है। अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज मंत्री परिषद की बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय ने बैठक की सूचना जारी की है। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामले, ओमिक्रॉन के केस को लेकर विचार किया जाएगा। उसके बाद दोपहर 2 बजे पीसीसी में भी अहम बैठक की जाएगी। इस दौरान भी अधिकांश मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में 12 दिसंबर की रैली के आयोजन की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार के लिए 3 साल के जश्न की तैयारियों को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वे जल्द ही राज्य में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। बैठक के बाद राज्य में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जातीय जनगणना के संबंध में अंतिम फैसला राज्य सरकार सर्वदलीय बैठक के बाद ही लेगी। पंजाब लोक कांग्रेस का ऑफिस खोलते ही
पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी है। मंगलवार को वो बीजेपी के पंजाब प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से मिलेंगे। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि शेखावत चुनावी तैयारियों को लेकर लगातार चंडीगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इसके बाद अमरिंदर राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी होनी है। हालांकि शाह अभी व्यस्त है, इसलिए अमरिंदर का दिल्ली दौरा टल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कोरोना महामारी की वजह से कक्षा 12वीं के जिन विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी, उन छात्रों के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई की मूल्यांकन योजना अंतिम रूप ले चुकी है। इसके साथ ही इस योजना पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी को मुहर भी लग गई है। मूल्यांकन योजना के मुद्दे पर अंतिम मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर दोबारा विचार अब नहीं किया जाएगा। वहीं आने वाले दिनों में 2 और स्वदेशी कोविड-19 टीके उपलब्ध होंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को लोकसभा में दी। मंडाविया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विधेयक 2021 के पारित होने पर कहा कि दोनों नए टीकों के लिए तीसरे चरण के ट्रायल के आंकड़े जमा कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि दोनों नए टीकों का डेटा और ट्रायल सफल होगा। ये दोनों कंपनियां भारतीय है। इससे जुड़ा शोध और निर्माण भी देश में ही किया गया है। डीएनए वैक्सीन दुनिया 20 साल से उसके पीछे मेहनत कर रही है। डीएनए वैक्सीन बनाने में सक्सेस नहीं रही है। हमारे साइंटिस्टों ने, भारत सरकार के प्रोत्साहन से हमारे साइंटिस्टों ने डीएनए वैक्सीन भी बना दिया और उसका मैन्युफैक्चरिंग भी चालू कर दिया। अगले दिनों में और 2 वैक्सीन इंडिया में उसका 3rd ट्रायल का डेटा सबमिट हो चुका है। हम अपेक्षा करते हैं कि वो डेटा और उसकी ट्रायल सक्सेस रहे तो और 2 कंपनी इंडिया की ही, इंडियन रिसर्च, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग आएंगे। वो आज के लिए कभी मेडिसिन को, दवाई को भारत ने कभी कारोबार और बिजनेस की दृष्टि से नहीं देखा है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा है। हमने उसको कभी बिजनेस बाद में देखा है, सेवा पहले देखी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बावजूद मौजूदा स्थिति की करीब से निगरानी कर रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने साहत में शहर में लॉकडाउन लगाने की संभावना को भी खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और इसे तब लागू किया जाएगा जब मामले और संक्रमण दर में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ओमिक्रॉन स्वरूप से प्रभावित देशों में आ रहे सभी लोगों की जांच लगातार कर रही है। जनता को जागरूक किया जा रहा है। देखो, सारा जो है जनता के सहयोग के ऊपर निर्भर करता है। जो सेकेंड वेव, जो दिल्ली में 4th थी, देश में सेकेंड वेव थी, फटीग आ गया था लोगों को। 1 साल तक लोगों को लगने लगा था कि भाई अब तो छोड़ दो सब कुछ। अब मुझे लगता है दोबारा से फटीग बिल्ट इन कर रहा है। तो उस फटीग को कोई बात नहीं, 3-4 महीने और लगाइएगा। घर से बाहर निकलें, घर के अंदर हम नहीं कह रहे हैं, घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाइएगा। मास्क बिल्कुल 100% लगाइएगा। अगर मास्क लगाएंगे तो मुझे लगता है इससे हम बच सकते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ भारत में नए खतरे बढ़ा रहे कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर फरवरी में आ सकती है। हालांकि ये पिछली यानी दूसरी लहर से कमजोर रहने की भी इसकी आशंका है। ये दावा आईआईटी के डाटा वैज्ञानिक दल ने किए हैं। उनके अनुसार तीसरी लहर में 1 से 1.5 लाख तक ज्यादातर मामले हर दिन सामने आ सकते हैं। दुनिया के 38 से ज्यादा देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले डिटेक्ट हुए इस वेरिएंट के अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, भारत में भी काफी तेजी से केस मिल रहे हैं। ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। यहाँ बिना ट्रैवल हिस्ट्री के भी काफी लोग कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। बता दें कि यूनाइटेड किंगडम में कोरोना के नए वेरिएंट के 336 केस सामने आ चुके हैं। इंग्लैंड में इसका कम्युनिटी स्प्रेड भी देखने को मिला है। इंग्लैंड में अब तक 261 केस सामने आ चुके हैं, जबकि स्कॉटलैंड की अगर बात की जाए तो स्कॉटलैंड में 71 और वेल्स में 4 केस सामने आए हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में इन दिनों बर्फबारी जमकर हो रही है। उत्तराखंड में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई है। इससे पहले भी यहाँ बीच बीच में बर्फबारी होती रही है। इसकी वजह से ठंड में भी इजाफा हुआ है।
उत्तराखंड की दूसरी जगहों पर भी इसी तरह की बर्फबारी देखने को मिली है। इस कारण से मैदानी इलाकों में अब शीतलहर चल रही है। आने वाले दिनों में इसका असर दूसरे राज्यों पर भी देखने को मिलेगा, जहां ठंड ज्यादा महसूस होने लगेगी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के साथ साथ केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और ओली में भी बर्फबारी हुई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।